अस्सलाम वालेकुम। अ, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल हो जाएं। आप लोगों के टेस्ट रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो मेरे पास आ गए हुए हैं। तो काफ़ी बच्चों ने रिज़ल्ट्स जो हैं वो, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल, आप कैसे हैं? काफ़ी बच्चों ने रिज़ल्ट्स जो हैं वो टेस्ट में अपेयर नहीं हुए। तो जो अपेयर हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मोस्ट ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड अबव 80%। ठीक है, लेकिन कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट किसी का भी नहीं आया 100% मार्क्स के साथ। ये नॉलेज डिपार्टमेंट काइंडली अपना नाम बता दें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इशू पेपर चेक करते हुए भी हुआ है। क्योंकि जो नाम आप लोगों के मेरे पास लिखे हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो नाम कुछ और थे और जो पेपर में थे वो कुछ और थे। थोड़ा सा फ़र्क आया था। नायाब एक नाम है, नायाब मीर। इनका नाम मेरे पास गूगल क्लासरूम में कुछ और था, और इनका ईमेल एड्रेस बेसिकली मुझे हर जगह शो हो रहा था, नाम शो नहीं हो रहा था। तो खैर वो मैंने फिगर आउट कर लिया था, लेकिन हर एक के साथ नहीं मैं कर पाऊँगा। नॉलेज डिपार्टमेंट अपना नाम बता दें, ये कौन है? अच्छा जी, आप लोग अपने अपने टेस्ट एक्सेस कर पाते हैं ताकि मैं आपको उनके आंसर्स बता दूं? आप लोगों के जो टेस्ट थे, क्या आप उनको एक्सेस कर सकते हैं? कमेंट्स में मुझे बताइए, यस और नो। जी, सिदरा ताहिर ने भी टेस्ट दिया था। आई कैन रिमेंबर दैट।
ये हमारा था। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर कोडिंग की तरफ मूव करूँ। अच्छा जी। अच्छा, अब एक और चीज़। हेलो, हेलो, हेलो। कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ क्या आपको आ रही? हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके। आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ रहा हूँ साथ साथ। वो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन इस तरह की है कि मैं ये देखें, आप लोगों के पास सारे मेरे नज़र आ रहा होगा, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं मेरे पास। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का है कि प्रॉब्लम हो जाता है बाज़ का। तो आप लोगों के कमेंट्स में 5 मिनट्स के अंदर अंदर पढ़ लूँगा, आपने घबराना नहीं है, ठीक है? वैसे भी नया पाकिस्तान है, यहाँ घबराने की इजाज़त नहीं किसी को। तो जो कुछ लोग पाकिस्तान से जो बाहर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि बाकी इजाज़त नहीं है घबराने की। एनीवेज, अच्छा जी, गूगल क्लासरूम में पूछा जा रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ बात हुई है ऊपर। लेट मी जस्ट गेट बैक टू द टेस्ट आफ्टर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस दैट यू हैव जस्ट आस्क्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने मुझसे चैट में पूछे हैं ना, मैं आपको ये आंसर कर देता हूँ। ये क्विज़ कब हुआ था जनाब? ये क्विज़ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, फैसल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने एक बनाया हुआ है। मैंने पिछले अपने लेक्चर में क्लियरली बताया था। मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अटैच हो जाएं, मेरे साथ मेरे फेसबुक पे अटैच हो जाएं, गूगल क्लासरूम में अटैच हो जाएं। मैं लिंक्स राउट करता रहता हूँ, पेज के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। मैं सारे लिंक्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि कहीं भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप तक पहुँच सके। द प्राइमरी कंसर्न इज़ दैट, ताकि ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो फैसल को हो रहा है कि ये क्विज़ कब हुआ था। एक हफ्ता हो गया इसको मैंने दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, उस गूगल क्लासरूम का कोड क्या है? मैंने एक्सेस का लिंक दिया हुआ था फैसल, कोड की ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ी। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, ओके 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 सर, ये आवाज़ नहीं आ रही है, ओके ओके ठीक है, अब आ रही है, ओके जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर फॉलोइंग मी ऑन दिस। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आती। मैं टेस्ट ज़रा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। ओके, कैन यू हेयर मी नाउ? मुझे आवाज़, आपको आवाज़ आ रही मेरी? लेट मी जस्ट चेक हियर। कमेंट्स में मुझे काइंडली बताएं। ये देखिए, मुझे आपके सारे कमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? मुझे ये भी पता है इस वक्त कौन 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 बैठा हुआ है और कितने लोग बैठे हुए हैं। एवरीथिंग आई कैन सी। अच्छा जी, बता दें जल्दी से ताकि मैं आगे मूव करूं। ओके, अच्छा जी। अब मैं मैसेज आपके इस टेस्ट का पूरा मैं ओवरव्यू देख के वापस जाऊंगा आपके मैसेजेस के ऊपर, ठीक है? अच्छा जी, पहले का आंसर था यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट वॉज द करेक्ट आंसर। किसी ने HTML भी लिखा है तो वो भी करेक्ट है, और किसी ने अगर ये लिख दिया है तो ये रॉन्ग आंसर है। HTTP इज़ अ रॉन्ग आंसर, वेब इज़ अ रॉन्ग आंसर। काफ़ी लोगों ने आंसर्स दिए हैं, मैं एक्सपोज नहीं करूँगा कि किसने गलत आंसर दिए, ठीक है? मेरे पास सबके आंसर्स मौजूद हैं। तो वेब, लाइव, HTML, पता नहीं क्या क्या क्या, HTML के अलावा सब आंसर दिए हुए थे सब ने, और तकरीबन सबके ही आंसर गलत हैं। ये वाले, इस वाले के अंदर
किसी ने भी ठीक नहीं दिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अफसोस भी हुआ है कि हमारे पास जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि काफ़ी नॉलेजेबल थे HTML के बारे में, उनकी रिसर्च जो है वो थोड़ी सी वीक है। तो रिसर्च में थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। टिम बर्नर्स ली ने 1989 के अंदर इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वगैरह सब बनाया था, HTML लैंग्वेज को प्रिपेयर किया था, और XML से ये प्रिपेयर हुई थी। ठीक है जी। और इसका प्राइमरी मकसद ये था कि इंफॉर्मेशन की ट्रांसफरेंस इजी हो सके। आप उस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करें कि अगर मैं ये जुमला बोलता हूँ कि इस लेक्चर का जो स्टडी मटेरियल है वो एक बुक में है, वो बुक जो है उसका नाम ये है, उसका ऑथर ये है, वो इस साल में पब्लिश हुई थी, उसका वर्जन ये है, उसका पेज नंबर चैप्टर नंबर ये है, और वहाँ पे आप जाके मेरे आज के लेक्चर का स्टडी मटेरियल। तो मुझे सिर्फ एक बात कहने में कि आज का लेक्चर स्टडी मटेरियल ये है, उसके बाद किताब किताब का नाम मेरी बात से भी ज़्यादा लंबा है। इससे क्या होता है कि आज के दौर में तो MBs और KBs की तो मसला ही कोई नहीं है ना, मेगाबाइट किलोबाइट। उस दौर के अंदर बिट्स में बात होती थी, एंड बिट वॉज अ वेरी बिग यूनिट। उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी कॉस्टली पड़ती थी उनको ट्रांसफ़र करने में, कि जिसके अंदर मेन बात थोड़ी सी है और कोई किसी बुक या आर्टिकल का रेफरेंस है तो वो बहुत लंबा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार लिंकिंग शुरू करो। लिंकिंग से क्या हुआ कि सिर्फ उन्होंने कहा कि इस लेक्चर का स्टडी मटेरियल यहाँ पड़ा है, क्लिक करके एक्सेस कर लें। जो क्लिक करके एक्सेस करना था उस पर लिंक था, और क्लिक करो वहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये था HTML हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम HTML बाद में पड़ा 1995 में या कहीं पे, जब पहले इसका नाम था ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही कहते थे इसको। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, उसका नाम था HTTP। ठीक है जी। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, यह हमारा हो गया। अच्छा, नाम काइंडली यार रजिस्टर करवा लें अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आके आप अपने अपने नाम इंश्योर कराएं कि रजिस्टर्ड हैं। मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर तकरीबन लेट मी जस्ट चेक, ये देखिए कितने सारे लोग हैं। मोहम्मद नवी, शहबाज अहमद ख़ान, मखदूम, सारा अली मलिक, हमाद अलवी, हसन, उमर, हारिस, कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट सबमिट ही नहीं करवाया। दैट्स वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 28 लोगों को असाइन हुआ है, जिसमें सिर्फ 7 ने सबमिट किया टेस्ट और उनके ग्रेड्स भी लग गए हैं, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? आप लोगों को तक मैसेज नहीं पहुंचा मेरा। ठीक है। क्या मसला क्या हुआ है मुझे कमेंट्स में बताएं, प्रॉब्लम क्या हुई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, उसकी बेल दबाएं। इसलिए नहीं कि वहाँ पे मुझे बेल दबा के अच्छा सुन आवाज़ आती है, कोई म्यूज़िक बजता है, मेरे लिए कुछ नहीं बचता उधर। ठीक है। उस बेल को दबाने से आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। सेकंड, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर जाके आप उसको लाइक करें, आपको वहाँ नोटिफिकेशंस आएंगी। व्हाट्सएप के अंदर रजिस्टर हो, आपको वहाँ नोटिफिकेशंस आएंगी टेस्ट का वगैरह में, स्टडी मटेरियल, कोड्स, ये वो हर चीज़ पता वहाँ पर लगेगी। कमिंग बैक, अच्छा जी, ये जुमला कह रहा है कि जब भी किसी भी लैंग्वेज में, अब एग्जाम्पल PHP की है, PHP लैंग्वेज में अगर कोई वेबसाइट बनाई जाती है उसको HTML की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है। क्योंकि जब भी वेब का जिक्र आएगा, वेब इज़ इक्वल टू HTML, एज सिंपल एज दैट। अपनी नोटबुक्स मैंने व्हाट्सएप में कहा था निकाल लिए, जो बातें मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी लिख लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात मालूम हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मालूम जिस तरीके से हो मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ। आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। ठीक है। वो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा देगा। वेब इज इक्वल टू HTML, बेसिक लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ऑन टॉप ऑफ दैट PHP वगैरह 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 लगती है। ठीक है। अच्छा, इन HTML यू कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। कॉन्टिनेंट, ये ज़रा रिसर्च वर्क अगेन। आपका ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे साथ, जो सेशंस चल रहे हैं, वो आपके जो मेरे साथ सेशंस और लेक्चर्स चल रहे हैं उसके अंदर मैं आपको रिसर्च करना ज़्यादा सिखाऊंगा, और काम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी एक वजह है कि आज की दुनिया में इंटरनेट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। ठीक है। हम कोई बिल गेट्स से स्पेशल लेक्चर लेकर नहीं आए हुए आपके टीचर्स, हमने इंटरनेट पे ही बैठ के समझा सब कुछ।
इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं वो भी इंटरनेट से पढ़कर ही आते हैं। शाज़ो नाज़िर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एक टीचर सिलिकॉन वैली से पढ़ के आया हो या उधर काम किया हो, बहुत लाखों में एक होते हैं टीचर इस तरह के, और वो भी फिर पढ़ा नहीं रहे होते, वो अपने सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। ठीक है। तो हमारा सोर्स भी इंटरनेट है, आप में और मेरे में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे रिसर्च का पता है कि मैंने रिसर्च करके अपना नॉलेज कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरा आपके और मेरे में फ़र्क ये है कि मैंने डेवलपमेंट की हुई है। आप लोगों जो पढ़ रहे हो, मैं उसको पढ़ के प्रैक्टिकल करके रिजल्ट्स दे के क्लाइंट्स को हैप्पी करके यहाँ बैठा हूँ। ठीक है। मैंने कुछ बना लिया है। दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट बिटवीन यू एंड मी। ये दो पॉइंट्स आप कवर कर लें, आप भी यहाँ पे मेरी तरह बैठ जाएंगे। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं अपना टेस्ट फिनिश कर रहा हूँ। अब आप मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है। और मैं आप ज़रा आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं वो भी ज़रा पढ़ लूँ क्या है। ओके जी। आपने काफ़ी बड़ा बड़ा यस लिखा हो। ठीक है। ओके। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है, इट कंटेन्स कोडिंग। आई एम नाउ गोइंग टू माई कंप्यूटर। ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो मैं करवाऊँगा। ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है। हो सकता है मैं इसी के अंदर ही आपको स्टार्ट करवा दूँ, मैंने जो आपको करवाना है। फैसल, आपको आवाज़ आ रही? कैन एनीवन हेयर मी? मुझे आप कह रहे हो आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। कैन यू हेयर मी? जल्दी जल्दी बताओ यार। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ कि
विजुअल स्टूडियो कोड में अभी करवाऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, अभी इसके बारे में आप परेशान ना हो। लेट्स मूव टू द कोड। अच्छा जी, ये है सबसे हमारा पहला कोड जो हम पढ़ने वाले हैं, डॉक टाइप HTML। ठीक है जी, डॉक टाइप HTML जो है, दिस इज आवर बेसिक कोड। ये क्या करता है, ये कोई टैग नहीं है, इसी वजह से आपको ये टैग्स की लिस्ट में भी नज़र नहीं आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू टेक आउट योर टैग्स लिस्ट अपनी निकालें, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी थी, और उसकी इमेजेस गूगल क्लासरूम पे भी पड़ी हुई हैं, पिछले लेक्चर में जाके देख लें, वहाँ भी पड़ी हुई है, वो निकालें, अपने सामने रखें। आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दैट इन माई प्रीवियस लेक्चर कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। कीप इट इन योर बिफोर योर आइज, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आई एम सिटिंग एट माई होम राइट नाउ, यू कैन हेयर ऑल काइंड ऑफ वियर्ड नॉइजेज, कुछ पांडे बचेंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके, आपने इग्नोर करना है। अच्छा जी, डॉक टाइप HTML इज अ डेक्लेरेशन। ये करती क्या है, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसका इम्पैक्ट जो है ना, डॉक टाइप HTML का जो डेक्लेरेशन है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊंगा। आपको एक झटके में समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। ठीक हो गया? तो इसको मैं अब मैं ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये देखें, नज़र आ रहा है जी? कैन यू हेयर मी? ये देखें जी, ऑसम लिखा हुआ है, और मैं इसको अगर मैं जूम करूँ, ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसके ऊपर एक स्पेस है। लेट मी जस्ट शो यू। अच्छा, इस पर नहीं चलेगा ये। यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस अब देखिए इसके साथ होता क्या है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ क्या शर होता है। मैं जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर, इस एडिटर के अंदर जाके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने डिलीट किया, सेव किया, और ये भी सिंगल लाइन कोड है हमारा, ठीक है। और अब हम जाते हैं अपने पास उसके ब्राउज़र के अंदर, और इसको अब हम करते हैं रिफ्रेश। देखें, हिल गया, टेक्स्ट आपके सामने हिला है। क्यों हिला है? क्योंकि डॉक टाइप HTML की डेक्लेरेशन वहाँ से मैंने हटा दी है। इसको मैं वापस लेके आता हूँ अपने कोड के अंदर, और मैं आपको शो कराता हूँ। ये देखें, मैं वापस लेके आया हूँ उसको। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये मैंने इसको किया सेव, और अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, ये नीचे हो गया। ये नीचे क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है? बेसिकली डॉक टाइप HTML डेक्लेरेशन क्या करती है, ये W3 कंसोर्टियम, W3C में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। ये वही इदारा है जहाँ पे टिम बर्नर्स ली, जो साइंटिस्ट था, उसने HTML डॉक्यूमेंट बनाया था। ठीक है।
ओके जी। तो इस डिक्लेरेशन से क्या मुराद है वो ये, आई एम सॉरी फॉर द कट डाउन। इससे मुराद ये है कि जब भी जब टिम बर्नर्स ली ने जब वो बनाया था अपना डॉक्यूमेंट फर्स्ट, तो उस इदारे ने W3C ने उसके साथ मिलकर सर्न के साथ एंड वॉट वर्क के साथ WHAT, लेट मी जस्ट टेल यू, आई थिंक यहाँ तो ये है वॉट वर्क, यस, इस इदारे के साथ मिलके सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि W3C वेबसाइट्स, जो वेबसाइट है उस पर स्टैंडर्ड्स की अगर आप पेज पे जाएं वहाँ पे आपको नज़र आएंगे सारे स्टैंडर्ड्स। वहाँ पे जब आप कोडिंग करते हैं तो ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि जी जब ये लाइन लिखी जाएगी तो इसका डिस्प्ले कैसा आएगा ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है जी। ये बताया जाता है उस डॉक्यूमेंट में जो कि W3C ने बनाया है। इस तरह का आएगा जी कि ब्लैक कलर का डिस्प्ले होगा, फॉन्ट स्टाइल ये होगा, ठीक है जी, नोक नोक वाला फॉन्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि AOWESOME सब के ऊपर एक एक नोक लगी हुई है छोटी सी, जिसे कहते हैं सेरिफ, ये छोटी सी नोकें हैं। तो जी सोचा इन लोगों ने कि हम ये वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे, ये वाली मार्जिन होगी। ये सारा कुछ क्या हो रहा है कि पहले ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, आम पब्लिक की एक्सेस में नहीं था ये। इस वजह से इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट किया कि जी जब हमने एक डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट दूसरी जगह भेजना है तो स्टैंडर्ड्स के थ्रू भेजा जाए। वो स्टैंडर्ड्स आज भी इम्प्लीमेंटेड है। वो इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि आप ये डिक्लेरेशन यहाँ लगाएं टॉप के ऊपर, ठीक है जी, ये वाली डिक्लेरेशन आप यहाँ पर लगाएं। तो ये है डॉक टाइप HTML, इसके पीछे W3C के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। जब ये लगाएंगे तो आपका वेबसाइट का बिहेवियर, लुक्स एंड फील चेंज हो जाएंगी, और ये लगानी है हमेशा। लेट मी जस्ट डिलीट इट। और अगर आप लोगों ने वो निकालनी है पेजेस जो मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर सारा वो चार्ट बना हुआ है, टैग्स का चार्ट, एक चीट शीट सी है, वो अपने सामने रखें, ठीक है जी। तो हमारा सबसे पहला टैग है HTML। जैसे कि हमें मालूम है कि कोई भी टैग ओपन और क्लोज इस तरीके से होता है और उसके दरमियान सारा कंटेंट होता है, कोई भी डाटा हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके तहत HTML इज़ एन एलिमेंट, ठीक है जी। HTML एक एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर एक टैग का स्टार्ट है और एक टैग का एंड है, और दरमियान में आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको हमेशा लैंग्वेज डिफाइन करनी है कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, फ्रेंच लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्टैंडर्ड्स ऑफ W3C। मैं, मेरी ख्वाहिश नहीं है ये, मैं तो कहूँगा कि कुछ भी ना लिखा जाए, मैं ऐसे सिर्फ बोलूँ और डॉक्यूमेंट बन जाए। लेकिन W3C की ख्वाहिश है कि जी जब HTML लिखा जाए तो यहाँ पे लैंग्वेज भी स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सी है, ठीक है जी। जस्ट बिकॉज कि ब्राउज़र्स के लिए आसान होता है इन इस तरह की डेक्लेरेशंस और इस तरह के एट्रीब्यूट्स पढ़ना इजी होता है, और वो अपनी स्पेसिफिक कमांड सेट्स को ही कॉल करता है, ठीक है। तो HTML के अंदर जो सबसे हमारा प्राइमरी जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, और सिद्रा सिद्रा ही नाम था आई थिंक, आप उसी पे कीजिए। और लेट मी जस्ट गेट बैक टू द फाइल। तो हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, और अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं जाके हमारा जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है ब्राउज़र में, ठीक है जी। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हसन मलिक लिखा हुआ आ रहा है index.html की जगह, ठीक है जी। तो अब हम इसके अंदर हेड के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हेड, ठीक है जी। आर यू विद मी? लेट मी नो। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हेड क्या है। हेड इज़ बेसिकली हेड इज़ द मेन इंस्ट्रक्शन सेट। हेड इज़ द मेन इंस्ट्रक्शन सेट,
इंस्ट्रक्शन सेट से क्या मुराद है कि जी जब ये ब्राउज़र में जब फाइल अपलोड होती है या ओपन होती है तो ब्राउज़र सबसे पहले पढ़ता है डॉक टाइप HTML, फिर वो पढ़ता है HTML की लाइन के बाद हेड। हेड में पता लगता है उसको कि मैंने अब इस पेज के साथ क्या हशर करना है। उस पेज के अंदर जब वो देखता है टाइटल, टाइटल इज़ द मैंडेटरी थिंग, जब उस पेज के अंदर देखता है टाइटल लिखा हुआ है तो वो टाइटल को डिस्प्ले कर देता है, और इसी तरीके से जो जो चीज़ें आगे आई जाती हैं उसको डिस्प्ले करी जाता है, करी जाता है। और हेड के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इस पेज के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। ओवरऑल हेड के अलावा भी इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स मौजूद हैं, जो कि आगे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जी वो इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स कहाँ पे हैं। लेकिन जो सुपर इंस्ट्रक्शन है ना, सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन वो क्या है, जिसको अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि जी जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ से किसी शहर भेजते हैं तो उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन सेट लिखा होता है कि किस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है, किसके नाम भेजना है। ये बड़ी मोटी मोटी इंस्ट्रक्शन है। शहर का नाम होगा कि इस शहर में भेजना है, फिर वो आगे आगे मज़ीद डिफ़ाइन होता है, शहर से पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, फिर घर का नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर बंदे का नाम। तो ये एक सुपर इंस्ट्रक्शन सेट है, टॉप लेवल। इसके बाद भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ठीक है जी। हेड बेसिकली डिस्प्ले नहीं होता किसी भी पेज के ऊपर, नज़र नहीं आता, इसके अंदर आप जो मर्ज़ी फ़ारसी लिख दें, हेड जो होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। हेड इज़ नॉट मेंट टू बी डिस्प्लेड। हाँ, बॉडी जो है उसका जो टैग है वो डिस्प्ले होने के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे उन लोगों के लिए जिनको HTML का नॉलेज नहीं है, आप देखिए कि मैं इंडेंटेशन कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ, कैप्स लॉक लिखा हुआ है, कैप्स लॉक के ऊपर कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक के ऊपर लिखा हुआ है टैब। जब मैं टैब दबाता हूँ ये 3 to 4 स्पेसेस आगे इंडेंट हो जाता है, 1 2 3 4। तो कुछ सॉफ्टवेयर 3 स्पेसेस करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर 4 स्पेसेस करते हैं। ये प्रेफरेंसेस में जाके उस सॉफ्टवेयर की, उस टूल की प्रेफरेंसेस में जाके आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कितने स्पेसेस इंडेंटेशन करनी है। मकसद क्या होता है, ये HTML को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आप इंडेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई कोई प्रोग्रामर आपका डॉक्यूमेंट खोल ले और उसको समझना है कि आपने क्या फ़ारसी लिखी है, तो वो यकीनन आपको दिल से दुआएं देगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो हमेशा डॉक्यूमेंट क्लीन रखा करें, ठीक है। इसी तरह से ये कमेंट्स दिया करें, कमेंट्स भी डिस्प्ले नहीं होते। ये मैं आपको भी अगर शक्ल दिखा दूँ सेव करके, ब्राउज़र किस तरह का भी दिखा रहा है इसको, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी देखें कुछ भी नहीं बना, ब्राउज़र ने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। क्यों करे, जब हेड के अंदर सारी फारसी लिखी हुई है और हेड डिस्प्ले नहीं होता तो वो क्यों दिखाए। बॉडी के अंदर हम जो लिखेंगे वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मैं बॉडी के अंदर जाके कोई चीज़ लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक हो गया जी। यहाँ से अब हम शिफ्ट होते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी डिस्प्ले हो गया। क्यों डिस्प्ले हुआ है, बॉडी का काम है डिस्प्ले करवाना, दैट इज़ वाई। बॉडी का काम है कंटेंट डिस्प्ले करवाना। जितना कंटेंट होता है, ईमेल्स, लिस्ट्स, वीडियोस, ऑडियोज और पैराग्राफ्स, इमेजेस, एनीथिंग will be created in the body and displayed in the body, ठीक है जी। HTML की बॉडी में ही सारा कंटेंट होता है और हेड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे मेटा टैग्स के ऊपर, ठीक है जी। मेटा टैग ज़रूरी नहीं होते डालने, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेटा टैग डलते हैं। एक मेटा टैग होता क्या है, बेसिकली दीज आर मज़ीद डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट। जितने ज़्यादा ये मेटा डलते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज़ होती जाएंगी ब्राउज़र के लिए,
कि मैंने अब इसको किस तरह हैंडल करना है। जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे सॉफ्टवेयर को वो उतनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है जी। तो मेटा टैग एक होता है हमारे पास जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं मेटा व्यू पोर्ट। लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। ये मुझे याद नहीं होता हमेशा भी, ठीक है, ये मैंने कहीं ना कहीं लिख के रखा होता है या मैं नेट से उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको याद रखना अच्छा लगता नहीं बेसिकली। ठीक है जी। तो कंटेंट बेसिकली ये इसका नेम है। मेटा का नेम होता है हमेशा कि ये कौन सा टैग है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ये एट्रीब्यूट्स हर एक के हों। ठीक है जी। इसके अंदर अब हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस की कमांड देने लगे हैं। मेटा टैग क्लोज नहीं होता, ये सिर्फ ओपन ही होता है, मतलब ये अपने आप में एक मेटा टैग है जो क्लोज नहीं होता, इसमें क्लोजिंग लाइन नहीं होती। ठीक है जी। ये एक मेटा टैग है, इससे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहेगी। रिस्पॉन्सिव से मुराद है कि वो जब मोबाइल पे खुलेगी या किसी भी स्क्रीन साइज पे खुलेगी उसका कंटेंट रीअरेंज होगा अपने आप में। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो इसका ब्राउज़र पे क्या असर पड़ता है। नज़र नहीं आया कोई आपको असर होता हुआ, लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक बॉक्स। ठीक है जी। अगर मैं इसको छोटा करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ नज़र आ रहा है स्क्रीन का, 600 पिक्सल्स, 626, 700, 800। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस, छोटी सी स्क्रीन हो गई है। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, और काफ़ी और मज़ीद तरीके हैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के। ये बड़ा सादा सा तरीका है, इसमें ज़्यादा मसले नहीं होते। ठीक है। यू कैन जस्ट क्विकली चेक। रिस्पॉन्सिव में स्क्रीन साइजेस, फॉन्ट साइजेस, इमेज साइजेस रीएडजस्ट हो जाते हैं स्क्रीन पे पूरी तरीके से डिस्प्ले होने के लिए कि आंख देख सके इजीली। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर मैं आगे मज़ीद बढ़ूँ। जी, आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड्स। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वो करना फिर मैं आगे बात शुरू करूँ। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। नेम व्यू पोर्ट ही क्यों देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट नेम्स आते हैं बेसिकली। ये इसकी अगर आप मोज़िला मोज़िला फायरफॉक्स की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें वो बहुत एक्सटेंसिव है, इसके डिफरेंट इस्तेमाल हैं। ठीक है जी। डिवाइसेस के लिए स्पेसिफाइड इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट है, हर डिवाइस का अपना एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन सेट है जिसके ऊपर आपने बिहेव करवाना है। मोज़िला फायरफॉक्स का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखिए, HTML के रेफरेंसेस, वहाँ पे आपको बड़ी डिटेल में मिल जाएंगी हर एक की तफसील। कहने का मकसद ये है कि देर आर मोर देन आई थिंक 2000 मेटा टैग्स, मोर देन। ठीक है जी। और का कुछ मोज़िला पे पड़े हुए हैं, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली ये ऑन नीड बेसिस आपको एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। ठीक है जी। किसी को भी याद नहीं होते कि पूरे के पूरे, आपके पास जब रिक्वायरमेंट आती है आप उस पर रिसर्च करती हैं, देन यू pick up the tags from internet, the suitable associated tags from the internet,
और उसको आप अपने पास यूज़ करते हैं। अच्छा जी, विड्थ क्या है? डिवाइस विड्थ ये बता रहा है जी, आई थिंक सिद्रा नॉलेज डिपार्टमेंट, विड्थ डिवाइस विड्थ, ये बेसिकली ये कह रहा है कि जी आपका जो वेब पेज है उसके जो कंटेंट्स की विड्थ है, डॉक्यूमेंट का जो विड्थ है, एक पेज के ऊपर दो तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपको अपना पेज दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, यहाँ पे आए, ये एक वेब पेज है। वेब पेज के अंदर होता है डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट की एक विड्थ होती है। ठीक है, विड्थ डॉक्यूमेंट की क्या होती है? जहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है। अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट इतना सही है जितना यहाँ पे कंटेंट है। इस डॉक्यूमेंट की विड्थ होनी चाहिए उतनी जितनी स्क्रीन की विड्थ है, उस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक नॉन रिस्पॉन्सिव कभी वेबसाइट खोलें, मोबाइल में ऑप्शन होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को नॉन रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ओपन कीजिए CNN.com, मोबाइल अपने ओपन कीजिए CNN.com मोबाइल पे, क्रोम के अंदर। क्रोम हर एक के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है एंड्रॉयड में। CNN.com खोलें और टॉप राइट पे थ्री डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करें। मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र के अंदर टॉप पे थ्री डॉट्स हैं, उन पर क्लिक करें और उस पर लिखा होगा डेस्कटॉप व्यू, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, डेस्कटॉप व्यू, उस पर क्लिक करें आप। आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि अगर रिस्पॉन्सिवनेस डिसेबल कर दी जाए, यानी कि विड्थ को पेज की विड्थ के बराबर ना रखा जाए, तो क्या होता है। अभी मैं आपको इसके साथ एक और बात भी बताता हूँ। आपने जो क्वेश्चन सिर्फ आधा पूछा है, आई विल टेल यू द कंप्लीट आंसर। अभी सिर्फ आपने यहाँ तक पूछा है, इनिशियल स्केल का नहीं पूछा। डिवाइस की विड्थ तक डॉक्यूमेंट का तो वेब पेज तक पहुँच जाएगा। डिवाइस की जो वेब पेज की जो विड्थ है, उस तक डॉक्यूमेंट की विड्थ एडजस्ट होगी। किस स्केल के हिसाब से? इनिशियल स्केल 1.0, ताकि आपको स्केलिंग आपकी जो है वो उसी रेशो से हो जिस रेशो से ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, डिफरेंट ना हो। अगर स्क्रीन साइज छोटी हो रही है तो डॉक्यूमेंट भी छोटा होता जाए, किसी और प्रोपोर्शन से नहीं बल्कि उसी प्रोपोर्शन से जो सेट हुई हुई है। जब आप इसको प्लग आउट कर देते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, CNN.com खोलें वेबसाइट अपनी एंड्रॉयड गूगल क्रोम पे, और थ्री डॉट्स ऊपर होंगे, वहाँ से जाके ड्रॉप डाउन से आप कहें डेस्कटॉप व्यू या डिसेबल मोबाइल व्यू, इस तरह के कुछ चेक बॉक्स होगा, उसको दबाएंगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म हो जाएगी CNN.com की, और डेस्कटॉप व्यू देना शुरू हो जाएगा। तो वो उसकी स्केलिंग ख़त्म हो गई, वो स्केल डाउन नहीं हो सकी वेबसाइट। ठीक है, ये कमांड पूरी एक साथ चलती है, आधी नहीं चलती। तो डिवाइस की जो विड्थ है उसके साथ, डिवाइस से मुराद है लैपटॉप, टैबलेट, कोई भी चीज़, उसके साथ वेब पेज और उसके साथ डॉक्यूमेंट, इन तीनों चीज़ों की स्केलिंग होती है कि कौन सा मोबाइल है, उस पर कौन सा ब्राउज़र है, उस पर कौन सा वेब पेज है, इन तीनों के साइज़ क्या है, इनकी रेशो क्या है, फिर एक एक व्यू पोर्ट क्रिएट किया जाता है, जो कि ये है। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके मेटा टैग्स होंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द नेट। इनकी डेप्थ में अगर आप वर्किंग में जानना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। वेबसाइट बनाने के लिए इसकी वर्किंग जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपने सिर्फ टैग डालना है, वेबसाइट आपकी 50% रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपका कोई क्लाइंट या आपका कोई टीचर कहता है यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं भी कि यार मुझे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी है जल्दी से, कोई आप कर सकते हो। सबसे पहले आपने चीज़ ये चेक करनी कि उसके HTML की फाइल्स के अंदर ये वाला टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, 50% रिस्पॉन्सिव यहाँ से हो जाती है। अगर नहीं लगा हुआ तो फिर और क्या चीज़ें हैं जिससे रिस्पॉन्सिवनेस लाई जा सकती है, वो भी एक अलग सेपरेट टॉपिक है। तो अगर मैं यहाँ पे CNN.com, आप लोगों ने खोली भी है या नहीं? आर यू फॉलोइंग मी?
बता दो यार, जल्दी जल्दी बताया करो। किधर हो सारे? ओके गुड। गुड सैयदा फायका। ओके। ओके गुड। ठीक है, अब आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ उसकी, एक और भी चीज़ व्यू पोर्ट की। ठीक है, आई एम शोइंग यू माई ब्राउज़र नाउ, गोइंग टू cnn.com, cnn.com। और अब हम यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे। आप भी ये काम कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ उस वक्त। यहाँ से आप जाएंगे व्यू पेज सोर्स पे। कैन यू सी माई स्क्रीन एंड हेयर माई वॉइस क्लियरली? अच्छा जी। और ये देखें यहाँ पे टैग लगा हुआ है मेटा व्यू पोर्ट विद डिवाइस इनिशियल स्केल, ये मिनिमम स्केल। ठीक है, उसने मज़ीद इंस्ट्रक्शन दे दी स्केलिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है जी। आप इस वेबसाइट को मज़ीद भी स्टडी कर सकते हैं कि इसमें और कौन कौन से मेटा टैग्स मौजूद हैं। ठीक है जी। तो दिस वाज वन एन एग्जांपल। एक टैग ये है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। ये रिक्वायरमेंट है हमारी उसकी W3 स्कूल की। और W3 स्कूल कह रहा हूँ, W3 कंसोर्टियम की। ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये वाला टैग आपके डॉक्यूमेंट में लगा होना चाहिए लाजमन। दिस वन, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 बेसिकली अलाउज डिफरेंट इमोजीज वगैरह। ठीक है जी, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हों वो अलाउ कर देता है ये, स्माइलीज इमोजीज वगैरह। और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हों उसकी उसको अलाउ करने के लिए होता है। वैसे तो ये पीछे पूरी कोडिंग है डॉक्यूमेंट की। ठीक हो गया। ये मेटा टैग्स हैं, ये HTML हो गया, टाइटल हो गया। इसके अलावा आप इसके अंदर लिंक्स भी लगा सकते हैं। लिंक से मुराद स्टाइल शीट के लिंक होते हैं जो CSS को कॉल करने के लिए होते हैं। अभी मैं चूँकि CSS छेड़ नहीं रहा, आई कैन जस्ट शो यू हाउ इट्स डन। तो लिंक, कैन यू सी माई स्क्रीन? आई एम ऑलवेज डाउटफुल नाउ, पता नहीं नज़र आ भी रही कि नहीं। स्टाइल शीट Href, यहाँ पे आप स्टाइल शीट का कोई लिंक दे सकते हैं। ये लिंक या तो जाएगा आपकी किसी लोकल डायरेक्टरी में या कि लोकल फोल्डर्स के अंदर, या फिर उसका पाथ होगा, या फिर कोई इंटरनेट का लिंक होगा कहीं पे CSS पड़ी हुई है। ठीक है, जो भी लिंक होगा उसके आखिर में .css लाजमी आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बढ़ा नहीं रहा CSS अभी, इस वजह से इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं जो सोर्स उनका दिया जाता है। ये थोड़ी सी अब आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी इस हवाले से कि लिंक स्टाइल शीट का लगाना है तो उसको लिंक कह रहे हैं, अगर जावास्क्रिप्ट का लगाना है तो उसको स्क्रिप्ट कह रहे हैं। कोई एक नाम क्यों नहीं है? हम बच्चों को क्यों परेशान करके रखा हुआ है? तो ये इसका जवाब ये है कि ओवर द टाइम HTML के बहुत सारे वर्जन्स निकले और शुरू में इस चीज़ का लिहाज नहीं था कि लिंक्स मुख्तलिफ चीज़ों के भी हो सकते हैं टोटली। तो हस्बे ज़रूरत हस्बे हैसियत जो चीज़ जैसे जैसे समझ आती गई इसमें ऐड होती गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद इसका कोई हल निकला हो। लेकिन फ़िलहाल स्टाइल शीट को लगाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उसका नाम है लिंक। इसका कोई रब्त तो नहीं बनता, बट इट्स लिंक। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आप खुद भी लिख सकते हैं कोई स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, ये मैंने लिखा है अलर्ट पॉप। इससे क्या होगा कि जब मैं वेबसाइट ओपन करूँगा तो एक अलर्ट शो हो जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं। इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ तो अलर्ट शो होगा। नहीं हुआ, मैं स्क्रिप्ट सही नहीं लगाई हुई। खैर इसको बाद में देखते हैं, इसकी डीबगिंग कर लेंगे। शायद से चल गया। ये देखें। ठीक है। तो सोर्स मुझे देना पड़ेगा अगर मैं कोई सोर्स लगा रहा हूँ, और अगर मैं नहीं लगा रहा तो मुझे वहाँ से हटाना होगा। लेट मी शो यू मैंने कैसे इसको चलाया। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखा हुआ था स्क्रिप्ट सोर्स, इसको डिलीट किया तो
अंदर वाली स्क्रिप्ट चल गई। खैर ये डिटेल्स हैं, यू डो नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सादा सादा वेब पेज बनाना है, मेटा टैग्स होने चाहिए, उसके बाद लिंक कोई तो ज़िंदगी में लगाएंगे, तो लिंक का टैग लगा के छोड़ दें, स्क्रिप्ट का टैग लगा के छोड़ दें, और टाइटल का टैग में अपना नाम लिख लें, क्योंकि आगे हम रिज्यूमे बनाने वाले हैं, सीवी बनाने वाले हैं। ठीक है जी, सीवी के ऊपर काम करेंगे, और उसके साथ साथ जितने रिलेटेड छोटे छोटे विजिट्स होंगे वो बनाएंगे सीवी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अपने नाम लिख लीजिए आप टाइटल के अंदर, और यहाँ पे आप लिख लें जी H1 में हसन मलिक बॉडी के अंदर, और लिख लो भाई ओके जी। तो अब मैं अब ज़रा देख लूँ कि आप लोगों के कोई कमेंट्स तो नहीं है। अच्छा जी, उस्मान पूछ रहे हैं जावास्क्रिप्ट भी साथ करवा रहे हैं जी, साथ नहीं करवा रहा, साथ अभी मतलब HTML के साथ नहीं, आगे जाके जब इसकी बारी आएगी तब करवाऊंगा। ठीक है जी। जी सही था। ओके, जब HTML से हम थोड़ा मूव ऑन होके CSS पे आएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता रहा तो फिर एंगुलर भी होगी फायरबेस के साथ। तो अच्छा जी, मैं अब वापस आता हूँ अपने कोड की तरफ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि इस बॉक्स में क्या हो रहा है उनके लिए जो थोड़ा से HTML से वाकिफ़ नहीं है। जनाब, मेरा वो चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने जो पिछले लेक्चर में दिया था, वो सामने रखें, मुझ पे कर्म करें। ठीक है, और अपने पे भी वो चार्ट सामने रखेंगे तो ये सारी आपको कहानी समझ आएगी, वरना ये कहानी आपको समझ नहीं आने वाली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि HTML का जो प्राइमरी सबसे जो मेजर टैग है HTML का, ये है पेरेंट। HTML इज पेरेंट। पेरेंट का मुराद कि इसके कोई चाइल्ड भी होंगे, वो है हेड। ठीक है जी, हेड और बॉडी, ये दो इसके बेटे हैं या बेटियां हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। हेड और बॉडी आपस में बहन भाई हैं। HTML इज पेरेंट। बिल्कुल सादा ज़ुबान में समझा रहा हूँ, हालांकि इसका बकायदा कॉन्सेप्ट भी मौजूद है प्रोग्रामिंग में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का। टैग्स आर इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, उसके हवाले से मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि एक हायरार्की है। HTML के दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी। हेड के आगे मज़ीद चाइल्ड हैं, वो है मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, टाइटल, जिसमें से टाइटल इज़ मैंडेटरी इन अ सेंस कि वेब पेज का कोई ना कोई हमेशा नाम होगा। नाम नहीं होगा तो यू कैन नेवर रिकग्नाइज कि मैंने कौन सा वेब पेज खोला हुआ है। हर बंदा कोडिंग तो नहीं खोल के बैठा होता, आपका यूज़र परेशान होगा। इस हवाले से दिस वन इज़ द मैंडेटरी टैग, अदर्स आर ऑप्शनल एंड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। उस हिसाब से ये ऐड होंगे। ठीक है, ये जो टैग है लिंक वाला इसलिए डाला है कि कभी ना कभी CSS तो आपने ऐड करनी है, खाली HTML वाली वेबसाइट तो बड़ी बोंगी सी होती है, और अगर इस पर फंक्शनैलिटी हुई तो जावास्क्रिप्ट भी ऐड की जाती है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में चूँकि CSS और जावास्क्रिप्ट भी होगी, इसलिए हमने दोनों रखे हुए हैं। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स W3 कंसोर्टियम की है, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी है, तो इसलिए हमने ये दोनों टैग्स रखे हुए हैं। ये वाला टैग हमारा अलाउ करता है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो जाए, और ये वाला टैग अलाउ करता है कि हम कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो कि आम ABC से अलग हैं वो ऐड किए जा सके। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में वो तमाम चीज़ें ऐड होती हैं जो कि आपने डिस्प्ले करवानी है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इसको कोई हाइड करते हैं, कोई जानबूझ के कोई टेक्स्ट, ठीक है, परमानेंट हाइड कर देते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को सैंडबॉक्स कर देगा कि आपकी वेबसाइट मलिशियस है, कुछ टेक्स्ट छुपा के बैठी हुई है। तो टेक्स्ट छुपाना नहीं है परमानेंटली। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो किसी ना किसी कंडीशन से वो डिस्प्ले भी होना चाहिए। जस्ट टेलिंग यू, इसकी जो डिटेल्स हैं हम बाद में देखेंगे। तो बॉडी टैग क्या है जी, बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा कंटेंट आता है। बॉडी इज़ द मेन एरिया वेयर द कंटेंट रिजाइड्स। उसके अंदर हमारा ये पहला टैग है, दिस इज़ द टेक्स्ट टैग। हम टेक्स्ट टैग को पहले देख लें। हमारे पास हेडिंग के 6 लेवल्स हैं। अगर आपको बचपन में याद हो कि आपने एक ऐसे लिखा था माय फेवरेट पेट के ऊपर, आई डोंट नो आप सब ने लिखा था या नहीं, बट मैंने लिखा हुआ, मोस्टली बच्चे लिखते हैं।
आई वुड रेकमेंड कि आप अपना जो स्टार्ट है वो नोटपैड प्लस प्लस से करें। दिस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर टू लर्न, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी कम है। जितनी कम फंक्शनैलिटी, मैं तो कहता हूँ पेपर पेंसिल पकड़ लें, उस पर स्टार्ट करें। मैंने तो वहीं से किया था। जितने फंक्शनैलिटी कम होगी उतना अच्छा सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपने माय पेट के ऊपर अगर आपने कोई ऐसे लिखा हो, आपको याद होगा जी माय फेवरेट पेट के ऊपर आपने कुछ एक मोटी सी हेडिंग टॉप अपने पेपर पे लगाई थी, माय फेवरेट पेट। ठीक है जी। और उसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया था, कोई एक पैराग्राफ लिखा था। उसके बाद आपने उसका बताया था कि हर फेवरेट फूड, फॉर एग्जांपल वो कैट है। ठीक है जी। तो आपने फिर एक छोटी सी हेडिंग दी थी फूड की। आई डोंट नो आपने दी या नहीं दी, लेकिन नॉर्मली लोग हेडिंग देते हैं ऐसे के अंदर कि जी उसका फेवरेट फूड क्या था। उस फेवरेट फूड के अंदर जी वो मिल्क पीती थी। फिर आपने मिल्क का बताया जी, वो दूध आप कहाँ से लाते थे, शॉपिंग करके। ये वाला ब्रांड का दूध था, वो इतने लीटर दूध पीती थी। ठीक है जी। उस दूध के अंदर फिर मिल्क का ब्रांड के बारे में बताया जी, सबसे अच्छे ब्रांड्स कौन से हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये इंडेंटेशन नहीं हो रही। अब आप देखें मैंने सारे एक लेवल पे बनाए हुए हैं। ठीक है। ये सारे हेडिंग्स एक लेवल पे हैं। समझने की बात यह है कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अपनी सोच के हिसाब से कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी सबसे बड़ी जो हेडिंग है उसके अंदर टॉपिक के लिहाज से सबसे बड़ा नाम आएगा, टाइटल आएगा मेरे एसे का। एज एन आर्टिकल समझें इस इन टेक्स्ट के टैग्स को आपने उस एसे को जहन में रखते हुए रखना है, जो माय फेवरेट टीचर या माय फेवरेट बुक स्टोर या माय एनीथिंग। जो बचपन में आप ऐसे लिखते थे या मैट्रिक में या सीएसएस के पेपर जो जिन्होंने दिए अटेम्प्ट किए उनको भी एक बात का पता होगा कि टाइटल हमेशा टॉप पे आता है और सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो सबसे बड़ी हेडिंग है H1। उसके बाद आप थोड़ी सी डिटेल देते हैं कि मेरी कैट का फेवरेट फूड क्या था, या कोई भी एक छोटी मोटी डिटेल कि मेरा जो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी की बात करें कि माय फेवरेट लाइब्रेरी इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल library.com। उस library.com के सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है कि उसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई है। उस कैटेगरीज के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके अंदर कल्चरल कैटेगरीज ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा है। ठीक है। तो क्या हो क्या रहा कि आप स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक के अंदर डीप डाउन जाते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि फूड के बारे में आपने बात तो कर ली। अगर मैं बिल्ली के बारे में वापस बात करूं, कैट के बारे में, पे सबसे पहले आपने कहा जी माय फेवरेट पेट। ठीक है। उसके बाद आपने कोई उसके बारे में प्यारी प्यारी बातें की, जो भी की। फिर आपने उसके बारे में थोड़ी सी और बातें की। ठीक है जी। फिर आपने एक हेडिंग डाली माय कैट्स फेवरेट फूड। वो खाती क्या है, उसका मिल्क का जो है वो ब्रांड कौन सा है। ठीक है जी। उस ब्रांड के आगे मज़ीद तारीफ़ें वगैरह, अगर कोई डेप्थ है। यूजुअली 3 हेडिंग्स के अंदर आपकी सारी बात हो जाती है दुनिया के हर हिस्से में। इनकी ज़रूरत कम ही पड़ती है 4 5 6 की। अच्छा जी, फूड की बात हो गई। फिर आपने अगली बात की माई कैट्स फेवरेट पार्क। ठीक है जी, कि वो सैर किधर करती है। चलो ऐसे कर लो, माई कैट्स हॉबीज़। कैट्स कैट्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फूड की बात की, फिर हॉबीज़ की बात की बिल्ली की, वो क्या खेलती है। फिर वो उस उन जगहों के नाम स्पेसिफिकली लिए कि जी पार्क में जाती है, पार्क के अंदर फिर आपने उसकी तस्वीर लगा दी पार्क की। फिर आपने बताया जी वो ये निकल लगा दिया यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है जी। फिर आपने बताया कि जी वो पार्क के अलावा बॉल से खेलती है। ठीक है जी। तो हेडिंग्स का इस्तेमाल करके आप अपने लॉजिकली जहन की कुवत के साथ, टैग्स की मदद से नहीं, जहन की कुवत के साथ, जहनी सलाहियत के साथ गेस कर रहे हैं कि जी मैंने यहाँ पे अब हेडिंग 2 के अंदर क्या लिखना है और हेडिंग 3 के अंदर क्या लिखना है। अगर टैग्स का इस्तेमाल होता तो ये इंडेंटेशन होती इसमें। ठीक है।